हेलो दोस्तों, अनेक रंगों की दास्तान पेश करते हैं अभिनेत्री भाग 4। विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगारदान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नजर नहीं आती। वह शुद्ध और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करे? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, उसी से कपट करे? नहीं, वह इतनी नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में उसने कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों को वह सब्ज बाग दिखा चुकी थी, पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा न हुई थी, कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे कहीं और मिला ही ना था? क्या वह कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हाँ, अवश्य। इस विषय में उसे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव। वह स्फूर्ति, वह चपलता, वह विनोद, वह सरल छवि, वह तल्लीनता, वह त्याग, वह आत्मविश्वास, वह कहाँ से लाएगी, जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं, वह कितना ही चाहे, पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। आह, उसने यह नौबत ही क्यों आने दी? उसने क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी सिंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर वह किस मुख से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूँ? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है। अब केवल उसका पद चिन्ह रह गया है। रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वह किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी 4 दिन पहले ही वह इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। प्रेम सत्य है, और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तारा ने सोचा, क्यों न यहाँ से कहीं भाग जाए, पर किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ उसे कोई ना जानता हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर का विवाह हो जाए तो वह आकर उनसे मिले और यह सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाए। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा। हाय, न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर उसके लिए इसके सिवा कोई और मार्ग नहीं है। अब उनके दिन रो रो कर कटेंगे, लेकिन उसे कितना ही दुख क्यों ना हो, वह अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। इससे अधिक उसका अधिकार नहीं है। दाई ने आकर कहा, बाई जी चलिए, थोड़ा कुछ भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए। तारा ने कहा, नहीं, जरा भी भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। दाई, देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तारा, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? दाई, अरे बाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा। दाई चली गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा। सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे। हाय भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा, वह आज क्यों सामने ले आए? यह भी तुम्हारी क्रीड़ा है। तारा ने एक सफ़ेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था। साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। कहाँ थी वो छवि, वह ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था, पर क्रांति कहाँ थी? अब भी वह यौवन का स्वांग भर सकती है। तारा को अब वहाँ एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। यह कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा, कहाँ भाग कर जाऊं? रेल से भागती हूँ तो भागने ना पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वह ऐसे रास्ते से जाएगी जिधर किसी का ख्याल भी ना जाए। तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वह दुखी ना थी, निराश ना थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वह निस्वार्थ संयोग होगा।
प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराशा क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया, ऐसा ना हो कुंवर साहब उसे वहां ना पाकर शोक विहलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। वह मेज पर जा बैठी और यह पत्र लिखने लगी। प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वह स्वरूप दिखा दिया है जिसकी इस जीवन में आशा न कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज न होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़े जाती हूँ। केवल वह मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश ना करना। मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी ही रहूंगी। तुम्हारी तारा। यह पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का वह पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते हुए देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वह बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वह अहाते के बाहर आ गई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा, ओ माझी, उस पार ले चलेगा? माझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी के उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकल आया और व्योम सागर को पार करने लगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।